तुम लोग के बाबू जीवों में जनन का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 हम कंप्लीट करा दिए हैं। पार्ट 2 का ये वीडियो है, ठीक है। उसमें अप्रॉक्स हम 20 क्वेश्चन कराए थे। इसमें अधिकतर लड़का ने याद करके भी आया था, ठीक है। इसी तरीक़ा से इसको पार्ट 2 वीडियो को भी अच्छा से याद करना है। अब इसको भी नोट करना है, ठीक है। जिस तरीक़ा से पार्ट 1 के देखा इसी तरीक़ा से इसको भी देखना है और नोट डाउन करना है। कहा कि तुम लोग से कल से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा, तुम लोग के कल हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार वो फर्स्ट चैप्टर है। इसमें है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसको न्यू एनसीईआरटी इसमें ये चैप्टर नहीं था, जीवों में जनन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्टिव है, इसको कंप्लीट याद रखना है, याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव के अभी इसको पार्ट 1 जीवों में जनन का इसमें से ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, जो है जो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। तो जलकुंभी के बारे में तुम लोग के हम लिखाए थे कि जलकुंभी जो है, जो ठहरे हुए पानी जो रहता है, मतलब जो पानी में उसमें अंदर की ऑक्सीजन है इसको जो खींच लेता है, और अंदर में रहने वाले जल जीवों को रहने में तकलीफ होती है। अधिकतर जल जीव इसी कारण मर भी जाती है। इसी कारण जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। तुम लोग के लिखाए थे हम कि इसी कारण से जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को। जलकुंभी जो है, जो पानी में अंदर जो ऑक्सीजन रहता है उसको ऑक्सीजन खींच लेता है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि जलकुंभी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? जलकुंभी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है कि जीवन काल क्या है। लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन के बारे में तुम लोग के लिखाए थे। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि जन्म से लेकर जीर्णा अवस्था तक का समय। नहीं, जन्म से लेकर बुढ़ापा तक के जीवन काल नहीं कहते हैं। वयस्क से लेकर मृत्यु तक, नहीं, वयस्क से नहीं, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय को जीवन काल कहते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु, इसका मतलब कि नहीं, अगर जन्म तो लिया पर किसी कारण बस मर गया, और चाहे फिर कोई अगर मर्डर किसी को कर दिया है तो उसको हम जीवन काल नहीं कहेंगे। प्राकृतिक मृत्यु होगा तब उसको जीवन काल कहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए कैट। अच्छा, मध्य चक्र पाए जाते हैं। तो तुम लोग के लिखाए थे मध्य चक्र लिखाए थे और ऋतुस्राव चक्र लिखाए थे, जिसे मासिक चक्र भी कहते हैं। तो मध्य चक्र के बारे में तुम लोग के लिखाए थे और ऋतुस्राव चक्र के बारे में। तो ऋतुस्राव चक्र के में तुम लोग क्या लिखाए थे कि बंदर के लिखाए हैं और मनुष्य के लिखाए हैं ऋतुस्राव में। बाकी उसके अलावा जो भी है मध्य चक्र में पाया जाता है। मध्य चक्र को मौसमी चक्र भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना है। देखो ऋतुस्राव चक्र है, ऋतु सुनने में लगता है मौसमी की तरह, मतलब कि ऋतु और मौसम दोनों सेम ही जैसा लगता है, पर ऐसा नहीं है। ऋतुस्राव चक्र है जो मौसमी चक्र से डिफरेंट है, ठीक है। मध्य चक्र को मौसमी चक्र बोलते हैं। तो इसमें आंसर होना चाहिए इसमें से सभी को। गाय में भी मध्य चक्र पाई जाती है, भेड़ में भी और कुत्ता में, इन सभी में मध्य चक्र ही पाई जाती है। तो इसका आंसर होना चाहिए इनमें से सभी, ठीक है। अच्छा, चौथा है कि इनमें कौन उभय लिंगाशय है। इनमें से कौन उभय लिंगाशय है। उभय लिंगाशय कहने का सेंस हुआ कि एक पादप रहेगा पर उसमें नर युग्मक भी रहेगा और मादा युग्मक भी रहेगा, तो उसे उभय लिंगाशय कहते हैं। तो इसमें तुम लोग के हम लिखाए थे कि नारियल के बारे में लिखाए थे कि उभय लिंगाशय है। नारियल है जो उभय लिंगाशय है, पर उसके पर पपीता, खजूर और नींबू ये दोनों है, ये तीनों जो है जो एक लिंगी इन लोग सब है, एक लिंगाशय है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए नारियल। अच्छा, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तुम लोग के युग्मक के बारे में हम लिखाए थे कि युग्मक में होता है 23। युग्मक में कितना लिखाए थे? 23, जो अगुणित है। युग्मक अगुणित है पर युग्मनज है जो द्विगुणित है, ठीक है। तो इसका आंसर है 23। अच्छा, मक्का के अर्धातराणु की संख्या होती है। मक्का के अर्धातराणु की संख्या तुम लोग के बताए थे कि मक्का में अर्धातराणु की संख्या 20 होती है। मक्का में अर्धातराणु की संख्या कितनी होती है? तो 20। मक्का में अर्धातराणु की संख्या कितनी होती है? 20, ठीक है। 7 क्वेश्चन है कि जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। बताए तुम लोग के निषेचन 2 प्रकार का होता है।
नर मतलब बाहरी निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो बाहर निषेचन, जब शरीर के अगर बाहर निषेचन होगा तो उसको बोलते हैं बाहरी निषेचन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है ना कि जीव शरीर के बाहर होता है, इसका मतलब इसे बाहरी निषेचन कहेंगे। अच्छा, 8वां क्वेश्चन है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तुम लोग को तो अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं कि बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। जलकुंभी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। तुम लोग के हम लिखाए थे ना जलकुंभी। अच्छा, बोल रहा है कि इनमें से कौन पुष्पी पौधों के जन्म में काम नहीं आता है। तो कंद भी है जो पुष्पी पौधे में आता है, भूस्तरी भी और प्रकंद भी। कोनेडिया तुम लोग के बताए थे कि कवक के प्रजनन में काम आता है। कोनेडिया है जो कवक के प्रजनन में काम आता है, तो इसका आंसर होना चाहिए कवक। ठीक है, 10th क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे जल परागन होता है। निम्न में से किस में जल परागन होता है। तो जलकुंभी और कमल में जल परागन नहीं होता है। जलकुंभी और कमल में होता है, इसमें कीटों के द्वारा परागन होता है। कोई अगर पूछेगा कि जलकुंभी या कमल में किसके द्वारा परागन होता है, तो तुमको बोलना है कीटों के द्वारा। पर हाइड्रिला है, इसमें जल के द्वारा परागन होता है। हाइड्रिला में किसके द्वारा परागन होता है, तो जल के द्वारा। इसमें 10th का आंसर होना चाहिए कैट। ठीक है, 11th में है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। तो तुम लोग के युग्मनज, भ्रूणपोष और अंडाणु, ये तीनों के बारे में तुम लोग के बताया गया है कि इन तीनों जो है जो द्विगुणित है, अंडाणु, भ्रूणपोष और युग्मनज तीनों है जो द्विगुणित है। ठीक है, पर वही अगर पूछेगा युग्मक के बारे में पूछेगा तो वो अगुणित हो जाता है, पर युग्मनज पूछेगा तो द्विगुणित होता है। ठीक है। अच्छा, 12th क्वेश्चन है कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाई जाती है। मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाए जाते हैं। तो पिछला बार क्वेश्चन में बताए हैं कि मध चक्र और ऋतु स्राव चक्र। तो तुम लोग के क्या बताए थे कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाए, तब बंदर और मनुष्य में तो ऋतु स्राव चक्र होता है, जिसे मासिक चक्र बोलते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश शायद लगता है गलत लिखा हुआ है जी। मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाए जाते हैं, इसमें इंग्लिश गलत लिखा हुआ है। ठीक है ना, इंग्लिश गलत लिखा, इसको हिंदी पर ध्यान देना है कि मादा जंतु जिसमें मध चक्र पाया जाता है, इसका गाय आंसर होना चाहिए। मादा जिसमें बंदर और मनुष्य में तो इसको मतलब ऋतु स्राव चक्र होता है। ठीक है, पर गाय में होता है मध चक्र होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए गाय। इसका इंग्लिश पर ध्यान नहीं देना है जी। ठीक है। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। निम्न में से कौन है जो कीटभक्षी पौधे हैं। कहा गया है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। तो नेपेंथिस और ड्रासरा है जो कीटभक्षी पौधे, इसे कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है, इन दोनों का कीटभक्षी, देखो इन लोग का फोटो भी लगा दिए हैं कि नेपेंथिस का ऐसा होता है जो है, इसको डब्बा की तरह नेपेंथिस में बना हुआ है। ये डब्बा की तरह जो नेपेंथिस में बना हुआ है ना, देखो तुम लोग बता रहे हैं, ये डब्बा की तरह नेपेंथिस में, इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें अगर कीड़ा मकोड़ा जाता है तो इसमें ये चिपका लेता है। और उसी तरह ड्रासरा में भी होता है। ड्रासला में जो है फंसा हुआ है, ड्रासरा में जो कीट जो फंसा हुआ है, इसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसे चिपका लेता है। तो इसमें कीटभक्षी पौधे कहेंगे ड्रासरा को और नेपेंथिस को। इसका आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों। ठीक है। अच्छा, पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव सजीव प्रजक है। सजीव प्रजक कहने का मतलब कि वैसा जीव जो बच्चे का जन्म देता है उसे सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक है, और जो अंडे देता है उसे बोलते हैं अंड प्रजक। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सजीव प्रजक है। सजीव प्रजक, तो बताओ इनमें से कौन जो है जो बच्चे का जन्म देता है, अंडे नहीं देता है, बच्चे को जन्म देता है। तो तिलचट्टा है कि बिच्छू होगा कि मक्खी होगा कि तितली होगा, तुम लोग बताओ।
इसका क्या आंसर होगा? जो तुम लोग जब पूछते हैं तो इसका आंसर बताया करो, अपने माइंड में बोला करो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो तिलचट्टा भी अंडा देता है, पर बिच्छू जो है जो बाबू बच्चों का जन्म देता है, और मक्खी है ये भी अंडे देता है, और तितली है ये भी अंडे देता है। इसका आंसर होना चाहिए बिच्छू। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए बिच्छू। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किस पौधे की पत्ती के किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? इनमें से किस पौधे की पत्ती के किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? तो ब्रायोफिल्म के बारे में तुम लोग के लिखाए थे, किसके पत्ते के किनारे से एक अपस्थानिक कलिका होते हैं, और अपस्थानिक कलिका के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होता है, मतलब नए संतति का जन्म देती है। अपस्थानिक कलिका जो होता है पत्ता पर, उसी के द्वारा ही नए संतति का जन्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए ब्रायोफिल्म। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब नर आकृति मादा आकृति से भिन्न हो तब कहलाता है। जब नर आकृति मादा से भिन्न हो तब कहते हैं, तो इसे बोलते हैं इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिफॉर्मिज्म। क्या है? डिमॉर्फिज्म। इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, यौन द्विरूपता। इसको क्या बोलते हैं? यौन द्विरूपता। जब नर आकृति मादा से भिन्न होता है तो उसे बोलते हैं यौन द्विरूपता, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। ठीक है, बोल रहा है कि एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो इसको आंसर होगा हवा। ठीक है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो ये हवा के द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा, इसको है 18 नंबर क्वेश्चन कि एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तुम लोग के बताए थे कि अगर जंतु होगा तो उसमें एकलिंगी बोलते हैं, पर उसमें अगर पादप होगा तो उसे एक लिंगाश्रय बोलते हैं, मोनोगैमस बोले थे तुम लोग के हम, कि अगर जब जंतु होगा तो उसे एक लिंगी बोल सकते हैं, पर पादप में उसे बोला जाता है एक लिंगाशय। तो इसका आंसर होना चाहिए एक लिंगाशय। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, मतलब सही नहीं है? तब पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है। हाँ, बीज के अंदर ही युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर ही होता है। सेकंड ऑप्शन है कि अंडाशय बीज के विकसित रूप है। नहीं, ये अंडाशय है जो बीज के विकसित रूप नहीं है, ये आंसर गलत है। पर थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि युग्मनज से भ्रूण बनता है। बात ऐसा ही है कि युग्मनज से भ्रूण बनता है। और डी में है कि मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। हाँ, मनुष्य को सजीव प्रजक में रखा गया है। पर जो बी ऑप्शन लिखा गया है कि अंडाशय बीज के विकसित रूप है, ये गलत लिखा हुआ है। अंडाशय है जो बीज का विकसित रूप नहीं है। अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, ऐसा इसको लिखना चाहिए था। बी में होना चाहिए कि अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, पर नहीं, अंडाशय बीज के रूप में विकसित नहीं होता बाबू। अंडाशय बीज के रूप में विकसित नहीं होता है, अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। क्या होगा? अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित नहीं होता है। ठीक है, यानी इसका बी आंसर गलत है। बी आंसर जो है, इसका आंसर बी होना चाहिए कि बी सही नहीं है, बी गलत लिखा हुआ है। अंडाशय जब फल के रूप में विकसित होता है, बीज के रूप में विकसित नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेनेरिया उदाहरण है। प्लेनेरिया किसका उदाहरण है? तो तुम लोग के हम बताए थे कि प्लेनेरिया ऐसा जीव है कि अगर उसका शरीर अगर 3 भाग में कट भी गया है तो तीनों नया प्लेनेरिया का निर्माण करता है। तुम लोग के बताए थे, इसी को बोलते हैं रीजनरेशन, इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन। ऑप्शन डी, क्या वो इसको बोलते हैं? रीजनरेशन। जैसे कि तुम लोग के देखा होगा क्या, छिपकली के देखा, अगर उसका पूंछ कट भी गया है तो कुछ दिन बाद उसका पूंछ है जो नया तैयार हो जाता है। पर हम लोग में ऐसा नहीं है। हम लोग के अगर फिंगर कट गया है तो इसमें नया फिंगर नहीं आएगा, पर सब अथी में है। क्या भी बोल रहे थे जी?
छिपकली में, छिपकली के अगर पूछ अगर कट गया है तो नया पूछ आ भी जाता है, इसी को रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, देखो इसको कंप्लीट हो गया है, आज पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। तुम लोग इसको अच्छा से नोट डाउन करना और इसको अच्छा से हमको सुनाना है क्लास में लाकर। ठीक है, और इसके बाद इसको चैनल के बाद सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट भी किया करो। ठीक है ना, इसके बाद आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिए, आप ही लोग के चैनल है। ठीक है बाबू, और इसके बाद तुम लोग के सिपाही इसमें जीवों में जन्म में वीडियो नहीं आएगा, अब आएगा इसके बाद जो चैप्टर है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका अब ऑब्जेक्टिव वीडियो आएगा, पर जिसका जीवों में जन्म का ऑब्जेक्टिव वीडियो अब नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।